हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम हमारी सीरीज ICSE क्लास 9th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का फाइनल और 5th पार्ट लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने। आई होप आप लोगों ने पहले के चारों पार्ट्स अच्छे से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाइए उन्हें और एक बार जरूर उन्हें देखिए। ये हमारे द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का फाइनल पार्ट है। आई होप आप लोगों को अभी तक पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं आपके डाउट्स जरूर पूरे करूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आज हम हमारे आखिरी पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता क्या है एक्चुअली, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सेकंड है हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है, उसे कैसे निकालते हैं, हम लोग उस पर नजर डालेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स का एक कंपाउंड के अंदर कोई एक मॉलिक्यूल कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, हम लोग उस पर नजर डालेंगे। और आखिरी पार्ट होगा हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, आप मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं हम। पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, सबसे पहले एक बार इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं क्या होती है। द रिलेटिव एटॉमिक मास or atomic weight of an element is the number of times one atom of the element is heavier than 1/12 times of the mass of an atom of carbon 12। भैया बहुत ज्यादा साइंटिफिक वर्ड्स थे, आप थोड़ा जरा सिंपल भाषा में समझा दो। ठीक है, समझते हैं। अब थोड़ा सा इसके लिए इमेजिन करना पड़ेगा आपको। इमेजिन करो हमारे पास एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, उस कार्बन एटम के 12 हिस्से कर दो। 12 हिस्से कर दो, कर लिए। अब बाकी के एक हिस्से को पकड़ लो, बाकी के 11 हिस्सों को जाने दो। एक हिस्सा पकड़ लिया। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट बराबर होगा उस एलिमेंट का एक एटम इस कार्बन 12 का जो एक हिस्सा हम लोगों ने लिया उससे कितने टाइम ज्यादा हैवियर है। समझ आया? यानी कार्बन 12 बेसिकली कार्बन 12 एक कार्बन का आइसोटोप होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं वो हम प्रोडक्ट टेबल में समझेंगे। अभी आप ये समझिए कार्बन का ही एक ऐसा समझ लो कार्बन ही है। ठीक है ना? तो उस कार्बन के हम लोगों ने 12 हिस्से करे। उन 12 हिस्सों में से एक हिस्सा अलग रखा, 11 हिस्से अलग कर दिए। ठीक है, एक हिस्सा अलग अपने हाथ में रख लिया हमने। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट यानी कि उस एलिमेंट का एक एटम इस कार्बन के एक हिस्से से कितने ज्यादा टाइम्स हेवियर है, वो हुआ उसका एटॉमिक वेट। यानी कार्बन को हम लोग एक मीडियम मानते हैं जिसकी मदद से हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट बताते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है। मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। समझ आ गया? यानी एलिमेंट के एक एटम का मास अपॉन कार्बन 12 एटम के एक कार्बन 12 एटम के 1/12 हिस्से का मास। एक कार्बन एटम के 1/12 हिस्से का मास, ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, एक बात बता दूं, कहीं पे भी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए नहीं आता। ठीक है,
आपको आपके लेवल पे क्वेश्चंस के आगे ऐसे क्वेश्चन आएगा भी, तो हर एलिमेंट का एटॉमिक मास गिवन होगा। इसलिए मैंने आपको इस बार एक चार्ट बनाकर नहीं दिया है। होता है, नहीं भी हो तो आप अपने स्कूल में या एग्जाम हो या टेस्ट हो, अपने टीचर से बोलिएगा कि मैम या सर जो भी हो, हमको इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक वेट बताइए, वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको अभी मैं कुछ 2-3 ऐसे एटम्स के जरूर बता दूंगा जो एटलीस्ट पता होने चाहिए। 2 या 3 को तो याद रखो ही रखो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, हर मास की यूनिट होती है। मास को यूनिट मेजर करने की यूनिट होती है ग्राम, किलोग्राम, लेकिन एटम बहुत छोटा है, इसलिए इसको मेजर करते हैं AMU में। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट्स में। ठीक है, एक AMU बराबर होता है AQ, यानी इसको एक यूनिट भी कहते हैं, लेकिन आप पूरा AMU लिखना। इसका बराबर होता है 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। कर सकते हो इमेजिन, 10 की पावर -24, यानी कितना छोटा हो गया, कितना लाइट वेट हो गया। इसको अगर आप ग्राम में करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए हमने एक अलग यूनिट बना दी AMU। ठीक है ना। तो एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, हमेशा उसकी यूनिट AMU लिखी जाएगी। कोई भी ग्राम में यूनिट नहीं लिखेगा, AMU में ही लिखी जाएगी। अब तीन, जैसे कि मैंने बताया था, 3 एलिमेंट्स के याद कर लीजिए। कार्बन का होता है 12 AMU, हाइड्रोजन का होता है 1 AMU और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। ठीक है, 16 AMU याद रखना। जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का 14 होता है, सल्फर का 32 होता है, हीलियम का 4 होता है, ठीक है ना, क्लोरीन का 35.5 होता है, आयरन का कॉपर का 63.5 होता है, ठीक है, पोटेशियम का 39 होता है, सोडियम का 23 होता है। तो आप इतने सारे याद मत कीजिए, आपको गिवन होंगे, लेकिन इन 3 के जरूर याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, क्योंकि ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं ना जो आपको आपके ऑलमोस्ट हर कंपाउंड में इनमें से एक मिल ही जाएगा ऑलमोस्ट सारों में। ठीक है, तो आई होप आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसका भी साइंटिफिक डेफिनेशन है, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स one molecule of the substance is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। अब जैसे मैंने आपको पहले इमेजिन कराया था, कार्बन के 12 हिस्से, उसका एक हिस्सा आपके पास रखने को बोला था। अब एटॉमिक वेट यानी कि एलिमेंट का एक एटम, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल उससे कितना ज्यादा हेवियर है, उसे हम लोग कहेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ऑब्टेन। अब मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं हम एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, उन सारे के सारे एटम्स का एटॉमिक वेट्स निकालेंगे अलग अलग और उनको ऐड कर देंगे। किस तरीके से? ये आता है क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ HNO3 आ गया, फॉर एग्जांपल ये आ गया। अब आपको हाइड्रोजन का पता गिवन होगा ब्रैकेट में, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, नाइट्रोजन इज 14 एंड ऑक्सीजन इज 16। अब कैसे निकालेंगे? ये सारे निकालने हैं। अब देखो, हमारे HNO3 में हाइड्रोजन का एक एटम है, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU हुआ। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का भी एक एटम है, तो 14 AMU, की उसका मास 14 होता है। अच्छा, ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 16 इंटू 3, ये जो मास है ना, 1 AMU, 14 AMU, 16 AMU, ये एक एटम का है। लेकिन हमारे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 16 एक का इंटू 3 यानी कि 48। टोटल कितना हुआ? 1 + 14 + 48 इज इक्वल टू 63 AMU। निकालना आ गया मोलर मास कैसे निकलेगा? हमको CuSO4.5H2O का निकालना है।
हाँ देखिएगा CuSO4.5H2O यानी कि पूरा का पूरा ये एक ही कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है। डॉट लगा है इसके पीछे यानी कि ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक कंपाउंड बना है, लेकिन ये पूरा एक ही कंपाउंड है, ठीक है ना। सबसे पहले कॉपर का होता है 63.5, कॉपर का एक एटम था तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कॉपर हो गया 63.5, Cu यानी कॉपर, पता होगा आपको। नेक्स्ट सल्फर का होता है 32, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो सल्फर के एक एटम गिवन है तो एक एटम का हो गया 32। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, CuSO4 ऑक्सीजन यानी वो CuSO4 में 4 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं वाटर H2O में यानी वाटर में, तो 4 और 5 9 हो गया। ये वाटर का होता है फॉर्मूला H2O इज वाटर, ठीक है। 4 हो गए CuSO4 से आए 4, 5 आए वाटर से, 4 और 5 9, 4 और 5 9। एक का पीछे देखा था 16 होता है, 16 9 जा 144, ये हो गया 144 हो गया ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हाइड्रोजन, देखो 5 2 जा 10, ये मैंने सब निकालना बताया हुआ है, बैलेंसिंग के समय कैसे एटम्स निकालते हैं मैं सब सिखाया हुआ है। 5 2 जा 10, तो 10 एटम में कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना होता है 1 into 10 यानी कि 10। सारे एटम हो गए हमारे, क्या क्या एटम थे, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। अब टोटल वेट कितना हुआ, 63.5 प्लस 32 प्लस 144 प्लस 10 बराबर 249.5 AMU, ठीक है। ये हुआ इसका मोलर मास। एक और देखते हैं, अब हमको निकालना है अमोनियम सल्फेट का। ये अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव सल्फेट होता है। इसमें नाइट्रोजन ने कितने हैं, 2, तो 2 का कितना हुआ, नाइट्रोजन का पीछे देखा था 14 होता है, हमने अभी देखा था उसमें HNO3 में नाइट्रोजन का 14 था, तो 14 into 2 यानी 28 हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन का एटम एक का वेट कितना है, 1 ग्राम, 8 एटम है तो कितना हो गया 1 into 8 यानी 8 AMU। अगला सल्फर का एक का वेट कितना होता है 32 AMU और एक ही एटम है तो सीधे 32। ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16 AMU, 4 ऑक्सीजन है SO4 में, पूरे में 4 है तो 16 into 4 64। अच्छा सारे के सारे एटम्स हो गए। टोटल मास 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64 बराबर 132 AMU। आपको सारे के सारे याद नहीं करने, सिर्फ 3 याद करने, जैसे मैंने बोला था वो 3 कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। देखो इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। इन 3 के याद रखो। वैसे इन तीनों के भी आपको जैसे लिखा गया कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, तो आगे ब्रैकेट में लिखा होगा नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। नहीं भी गिवन हो तो अपने टीचर से जरूर मांगना। चलिए आई होप आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आ गया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज का होता है टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर वेट ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। जिस भी चीज का परसेंटेज निकालना है वो बराबर होगा उस चीज का कंपाउंड के अंदर कितना वेट है अपॉन पूरे कंपाउंड का वेट कितना है इनटू 100। अब वो चीज एलिमेंट हो सकती है या किन्हीं 2 मॉलिक्यूल से मिलकर एक कंपाउंड बना है तो एक कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, नोट कीजिएगा ध्यान से। टोटल वेट ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू 100। फॉर एग्जांपल हम लोगों को नाइट्रोजन का वेट निकालना है NH2CONH2, इसको यूरिया कहते हैं, इस कंपाउंड को यूरिया UREA कहते हैं, NH2CONH2। इसमें हमको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मोलर वेट निकाल लेंगे। मोलर वेट निकालने का मैंने पीछे स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले नाइट्रोजन कितने हैं, 1 और 1 2। नाइट्रोजन का मास कितना है 14 into 2 28। नेक्स्ट आया हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4। हाइड्रोजन का मास कितना है 1, 1 into 4 हो गया 4 AMU। कार्बन कितना है 1, कार्बन का कितना होता है 12 तो 12 AMU। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16 यानी 16 AMU। मोलर मास कितना आ गया 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 बराबर 60 AMU, 60। ठीक है।
अब परसेंटेज नाइट्रोजन कितना हो गया 28/60 इंटू 100। 28 क्योंकि नाइट्रोजन हमारे इसमें 2 एटम है, 2 एटम का मास कितना है 28, तो 28 टोटल वेट हो गया एलिमेंट का 28 कंपाउंड में, अपॉन मोलर वेट 60 इंटू 100 यानी आ गया 46.67%। दो प्लेस डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपको परसेंटेज निकालने होंगे, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था परसेंटेज निकालना, तो सबको आता है, बस फॉर्मूला याद रखना है कि ऊपर रखना है जिस भी चीज का वेट पूछा है कंपाउंड के अंदर वो अपॉन टोटल वेट इंटू 100 मार्क्स को रिप्रेजेंट करो। जैसे कि आपको मार्क्स निकालने हैं, परसेंटेज निकालते हो, मार्क्स की अप्लीकेशन निकालते हो, कितने मार्क्स आए अपॉन टोटल कितने हो सकते, टोटल मार्क्स इंटू 100। ऐसे ही किसी कोई भी एलिमेंट हमारे मोलिक्यूलर वेट में कितना है अपॉन टोटल वेट मॉलिक्यूल इंटू 100। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब हमको वाटर का परसेंटेज निकालना है इसमें, Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर में। मैंने बताया था ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मिलाकर एक कंपाउंड बनाया है। सबसे पहले सोडियम का देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं वाटर का। आइए सबसे पहले वाटर का देखते हैं। वाटर का निकालेंगे, अच्छा वाटर ये पूरा एक है, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ठीक है, 1 इंटू 2 2 हाइड्रोजन है, प्लस 16 अलग अलग भी निकाल दे, हाइड्रोजन का अलग होता प्लस ऑक्सीजन का अलग होता, हमने उसको एक ही तरीके से लिख लिया। तो 1 इंटू 2 प्लस 16 कितना हो गया 18। ऐसे हम लोगों ने Na2CO3 का लगाया, एक तरीके से शॉर्ट हो गया है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नाइट्रोजन का सोडियम का हो गया 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है, 16 इंटू 3 कितना हो गया ये 106 AMU। अब हमारे पास इसका मोलर मास कितना हो गया, ये तो था एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन है कितने वाटर का, वाटर है कितने 10, तो 18 इंटू 10 होगा यानी कि कितना आ गया 286 AMU, ठीक है। परसेंटेज कितना हो गया वाटर का 180 अपॉन 286 इंटू 100 यानी कि 62.9%, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से निकाला। तो जैसे कि मैंने बोला था ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हो, अगर कोई कंपाउंड है वो 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर भी बन रहा है तो उसको भी हम लोग अलग अलग जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड is the formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of different elements present in one molecule of the compound। अब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं उन सारे के सारे एटम्स के बीच का होल नंबर रेशियो निकालकर जिस फॉर्मूले में उनको लिखा जाता है या जिस तरीके से उनको लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या मतलब हुआ इसका, आइए इसको एक फॉर्मूला से समझते हैं। जैसे कि हमको दिख रहा है H2O2। अब हमारे इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम है ऑक्सीजन के। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों एटम्स जो हैं बराबर हैं, तो हम दोनों ने इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जो कि आया 2 और 2 से इस पूरे को डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ HO, यानी कि H2O2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया HO। तो समझ में आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कि जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट जितने भी एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हैं हमारे मॉलिक्यूल के अंदर उन सबके बीच का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब अगला एग्जांपल आया हमारे पास एसिटिक एसिड, विनेगर भी कहते हैं इसको, CH3COOH। इसमें हम लोग देख सकते हैं कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो C2H4O2। इन सारे एलिमेंट्स का होल नंबर रेशियो कितना हो गया 2, 4 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ 2, तो सबको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया CH2O। एक इंपॉर्टेंट बात कि 2 अलग अलग कंपाउंड्स का या 2 से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है,
इसमें हम लोग देख सकते हैं 6, 12 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हुआ। हमने तीनों को 6 से डिवाइड कर दिया, कितना आया C1H2O1 यानी CH2O। अभी हम लोगों ने CH3COOH का निकाला था, उसमें कार्बन 2 थे, हाइड्रोजन 4 थे, ऑक्सीजन 2 थे। हम जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हुआ, सबको 2 से डिवाइड करा, कितना आया C1H2O1 यानी ग्लूकोज C6H12O6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी CH2O आया, और एसिटिक एसिड CH3COOH का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H2O1 आया। यानी कि प्रूव हो गया कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के बीच का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सेम हो सकता है। अब एक और छोटा सा पॉइंट आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जैसे कि अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाला था, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसके अंदर के जितने एलिमेंट्स थे उसके हिसाब से उसका मास निकाला था। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, फिर उस एम्पेरिकल फॉर्मूला से उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो। जैसे कि H2O2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना होता है HO, ठीक है। EFM कितना हुआ H2O2 का, HO हुआ, EF एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एक हाइड्रोजन का वेट 1 AMU, एक ऑक्सीजन का वेट 16 AMU, कितना हो गया 17 AMU। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर हमारी इस सीरीज में खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पहला चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा, हम जरूर आपका डाउट क्लियर करेंगे। अच्छा, एक बार रिवाइज समराइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या होता है, वेट कैसे, उसका डेफिनेशन क्या है, कुछ 3 एलिमेंट्स के मैंने आपको याद कराए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 यूनिट हो गई AMU। फिर हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखा कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट होता है, उसका फॉर्मूला जो भी चीज का निकालना है परसेंटेज, वो अपॉन टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। आखिरी में हम लोगों ने देखा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स के बीच का होल नंबर रेशियो, वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। और फिर एंड में देखा हम लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। अच्छा, एक और छोटी सी बात आप लोगों से करनी थी। मैंने आप लोगों को नोट्स के लिए बोला था कि जो भी मेरा चैप्टर का आखिरी पार्ट हुआ करेगा, मैं उसमें नोट्स की एक लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब मैं इस बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक डाल रहा हूं, वो जितने भी मैंने ये PPTs, ये जितने भी ये स्लाइड्स आपको दिखी हैं, इन सारी स्लाइड्स का एक कॉमन PDF बनाकर डाल दे रहा हूं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल के बताइएगा, वरना मैं इन्हीं सारी चीजों का एक PDF बनाकर, और इनके अलावा कोई पॉइंट ऐसा छूट गया हो जो इम्पोर्टेंट है या मैंने इन PDF इन स्लाइड्स में मैं नहीं बताया अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, तो वो मैं उसमें ऐड करके आपको प्रोवाइड इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सेकंड चैप्टर से आपको उसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर को रिवाइज कीजिए, अपने बुक के अंदर एक्सरसाइजेस हैं उनको सॉल्व कीजिए, उनके डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो वो डालिए। ठीक है, हम आपका डाउट पूरा करेंगे। और आगे के अब हम आएंगे सेकंड चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड चेंजेस के साथ, वापस आएंगे इस सेकंड चैप्टर के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।